हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल BYOP, दैट इज बिल्ड योर ओन पोर्टफोलियो। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रेशोज होती हैं और वो रेशोज कितनी होनी चाहिए। अब इस वीडियो में हम उन्हीं रेशोज को डिटेल में थोड़ा डिस्कस करेंगे थ्रू एन एग्जांपल ऑफ अ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। ठीक है, उसके साथ साथ हमें ये भी समझ आ जाएगा कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कैसे पढ़ते हैं। ठीक है, एक क्विक रिकैप, अगर लास्ट वीडियो थी उसका, अर्निंग पर शेयर कितना होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, शुड बी इंक्रीजिंग एवरी ईयर। आता कैसे अर्निंग पर शेयर, कहां से कैलकुलेट होता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। पीई रेशो भी हम आगे डिस्कस करेंगे, शुड बी अराउंड और लेस देन इंडस्ट्री पीई। डेट टू इक्विटी रेशो शुड बी लेस देन 1। रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड शुड बी अराउंड मोर देन अराउंड 20% और मोर देन दैट। ठीक है, चलो अब आते हैं पीएनएल स्टेटमेंट में। ये एक एबीसी लिमिटेड कंपनी है। ठीक है, इसका मार्केट कैप है भाई 15,000 करोड़। इसका शेयर प्राइस है 3,000। ठीक है, और इसके जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं अवेलेबल वो है 5 करोड़। तो आप किसी भी कंपनी के शेयर प्राइस को मल्टीप्लाई कर दोगे उसके टोटल नंबर ऑफ शेयर से, तो उसका पूरा मार्केट कैपिटलाइजेशन आ जाएगा। ठीक है, आपको ऐसे मल्टीप्लाई करके देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि स्क्रीनर पे मार्केट कैप ऑलरेडी दे रखा है, बट गुड टू नो इन्फॉर्मेशन। ठीक है, पीएनएल स्टेटमेंट में आते हैं। अच्छा, एक चीज, ये सारे जो वैल्यूज हैं ये सारे ना करोड़ में है, अमाउंट इन करोड़। अच्छा, सेल्स को क्या क्या बोल सकते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी बोल सकते हैं, या फिर टॉप लाइन के वर्ड से भी इसको रेफर किया जाता है। फॉर एग्जांपल, कभी कभी आपको न्यूज में ऐसे सुनाई देगा कि सो एंड सो कंपनी हैज इंक्रीज्ड इट्स टॉप लाइन बाय 10% और बाय 20%। मतलब एक कंपनी ने अपनी सेल्स जो टॉप लाइन है वो 20% से या 10% से बढ़ा दिया। ठीक है, एक्सपेंसेस एंड 3,000, तो सिंपल अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया 1000। ठीक है, सेल्स माइनस एक्सपेंस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कैसे आ जाएगा, जो 1000 है डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। ठीक है, चलो अदर इनकम, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अदर इनकम क्या होता है, एनी इनकम दैट इज नॉट रिलेटेड टू द कोर एक्टिविटीज ऑफ अ बिजनेस। जैसे कि फॉर एग्जांपल, लेट्स से एक बॉटल मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है जो, और उसकी एक साल में ना मशीन खराब हो गई है, तो उसने वो मशीन सेल कर दी, बेच दी। तो उस मशीन को बेचने से जो भी पैसा आएगा उसको हम एज एन अदर इनकम ट्रीट करेंगे, क्योंकि ये इनकम हमें हर साल तो नहीं हो रही है, कभी कभी हो रही है। ठीक है, तो इसलिए इसको अदर इनकम बोला जाता है। और ये क्यों मैंने हाईलाइट किया है अभी थोड़ा बताता हूँ आगे। इंटरेस्ट जो है 15, ये कौन सा इंटरेस्ट है, जो हम पे कर रहे हैं बैंक्स को वापस, हमने बैंक से कुछ लोन दिया है तो उस पर जितना भी इंटरेस्ट लग रहा है वो हम पे कर रहे हैं। ठीक है, और डेप्रिसिएशन, ये क्या होता है, द कॉस्ट ऑफ एन एसेट स्प्रेड ओवर द यूजफुल ईयर्स। मान लो आज मैंने अपनी कंपनी में एक मशीन इंस्टॉल की है खरीद के, तो वो पूरा पैसा जो जो मैंने उस मशीन में इन्वेस्ट किया है वो मैं अपने एक ही ईयर के पीएनएल स्टेटमेंट में ना दिखा के उसको मैं मल्टीपल ईयर्स में बांट रहा हूँ जब तक कि वो मशीन मेरी चल रही है। ठीक है, तो ये भी एक तरीके से एक्सपेंस हो गया, पूरा एक्सपेंस एक साथ ना दिखा के, क्योंकि वो मशीन में आगे आने वाले टाइम तक मैं यूज करने वाला हूँ, इसलिए हम उसको मल्टीपल ईयर्स में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, चलो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे आ जाएगा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स विल बी इक्वल्स टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो कि 1000 था, इसमें से हम माइनस करेंगे जितना भी हमने इंटरेस्ट पे किया, डेप्रिसिएशन हम माइनस करेंगे जो एक्सपेंस है, और इसमें ऐड करेंगे अदर इनकम। ठीक है, अब यहाँ पे एक दो चीज ध्यान देना। पहली चीज, अदर इनकम, इसको अब कैलकुलेट ऐसे होता है। ठीक है, पीएनएल स्टेटमेंट में इस तरीके से कंपनीज शो करती हैं जो अदर इनकम होती है, बट हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करते टाइम वी एज एन इन्वेस्टर, क्योंकि हमें एक कंपनी की ट्रू स्टोरी पता करनी है कि ये एक कंपनी का सेल्स कितना हो रहा है एक साल में, तो उसमें से हम अदर इनकम माइनस कर देंगे। ठीक है, जब हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करेंगे, या तो माइनस कर देंगे या तो फिर इसे ऐड ही नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे ठीक लगे, क्योंकि वो हमें ट्रू पिक्चर नहीं देगा कि हाँ इतनी सेल्स हुई है करके, या फिर इतना प्रॉफिट हुआ है। इस प्रॉफिट में अदर इनकम भी इंक्लूडेड है, क्या पता अगले साल ये अदर इनकम हो ना हो, है ना, इसलिए। अच्छा, दूसरी चीज क्या हो गई, इंटरेस्ट। जैसे हमने डिस्कस किया था कि भाई डेट टू इक्विटी रेशियो शुड बी लेस देन 1। ये क्यों है, क्योंकि अब देखो, अगर वो मोर देन 1 है तो मतलब कि कंपनी ने ज्यादा डेट ले रखा है। ठीक है, थोड़ा रेफरेंस लेने के लिए लास्ट वीडियो भी जरूर देखना। अब किसी कंपनी ने अगर ज्यादा डेट ले रखा है तो उसको इंटरेस्ट भी ज्यादा पे करना पड़ेगा, इसलिए हम ऐसी कंपनीज देखते हैं जिनकी बोरोइंग्स या फिर जिनका लॉन्ग टर्म डेट कम हो। ठीक है, और जितना ज्यादा डेट ले रखा होगा उतना ज्यादा उनको इंटरेस्ट भी पे करना होगा। उस इंटरेस्ट से हमारा अल्टीमेटली कहाँ इफेक्ट करता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे। ठीक है, क्योंकि जितना हम इंटरेस्ट पे करेंगे वो हमारे, अगर ये अभी 15 नहीं होता तो हमारा ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स और ज्यादा होता, राइट। तो वो चीज है। चलो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद आ गया टैक्स जो हम गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं, और ये सिंपल आ गया अपना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसमें से ये माइनस करके। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और ये करोड़ में। ठीक है, 748 करोड़। ठीक है, ये है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब अगर मैं पूछूं कि ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है ये है, और हमारे पास शेयर्स थे कितने, 5 करोड़। ठीक है, 5 करोड़ शेयर्स पे हमारा आ रहा है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 748 करोड़। तो एक शेयर पे कितना प्रॉफिट बना। ठीक है, सिंपल, 748 करोड़ डिवाइडेड बाय 5 करोड़,
वो आ गया हमारा 150। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं अर्निंग पर शेयर, या फिर क्या बोल सकते हैं, प्रॉफिट पर शेयर। ठीक है, वैल्यू थोड़ी इजी करके अगर समझने के लिए थोड़ी इजी करें तो मान लो 1000 रुपए का प्रॉफिट बनाया हमने और हमारे पास 20 शेयर्स हैं। ठीक है, तो एक शेयर पे कितना बनाया हमने, 1000 डिवाइडेड बाय 20, तो एक शेयर पे हमने बनाया 50 का प्रॉफिट। ठीक है, आई होप ये समझ आया होगा, इसे बोलते हैं अर्निंग पर शेयर। इसके बाद आ गया पीई रेशो। पीई रेशो का फॉर्मूला पहले समझते हैं। प्राइस मतलब ये हो गया आपका शेयर प्राइस, ठीक है, जो कि है 3000, प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर जो कि है हमारा 150, इजी करने के लिए वो आ गया हमारा इक्वल्स टू 20। ठीक है, इसको हम कैसे समझ सकते हैं कि ये प्राइस टू अर्निंग रेशो ना एक तो हमेशा टाइम्स में होती है, तो 20 टाइम्स मतलब इस 150 रुपीज के प्रॉफिट पर शेयर को मेरे को एक्वायर करने के लिए मेरे को 20 टाइम्स ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है। ठीक है, 20 टाइम्स किसका, इसी का। जैसे कि अब अगर मैं 20 को मल्टीप्लाई करता हूं 150 से तो मेरा आता है शेयर प्राइस। थोड़ा फॉर्मूला समझेंगे, ये था फॉर्मूला, पीई रेशो इक्वल्स टू शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर को उस तरफ ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो मल्टीप्लाई होगा पीई रेशो से, तो पीई मल्टीप्लाइड बाय अर्निंग पर शेयर ईपीएस इज इक्वल टू दी स्टॉक प्राइस। ठीक है, मतलब पीई कितना है 20 और अर्निंग पर शेयर क्या था 150। ठीक है, मेरे को 150 रुपीज के प्रॉफिट के लिए 20 टाइम्स ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है। ठीक है, और वो 20 टाइम्स होके क्या हो गया 3000। ठीक है, चलो, इसीलिए बोलते हैं कि जो ये पीई रेशो है इसको हम सिर्फ एक कंपनी के खुद के पीई रेशो से हमें कुछ नहीं पता लगता, हमें इस पीई रेशो को कंपेयर करना पड़ता है इसके बाकी कंपेटिटर्स के साथ। ठीक है, अब मान लो एक है कंपनी ए, एक कंपनी है बी। ठीक है, दोनों के सारे फंडामेंटल सेम है, ये एग्जांपल लेके चलते हैं, दोनों का सारा फंडामेंटल सेम है, दोनों का सेम बिजनेस है, दोनों ही बॉटल्स मैन्युफैक्चर करती है। ठीक है, बट एक कंपनी का है जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मान लो ये है अपना 150, सॉरी अर्निंग पर शेयर मान लो 150, इसका भी अर्निंग पर शेयर 150 है, बट इस कंपनी को अक्वायर करने के लिए, इस 150 रुपीज को एक्वायर करने के लिए मेरे को 20 टाइम्स ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है, बट बी में मेरे को सिर्फ 15 टाइम्स ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है। तो ये जो 20 टाइम्स और 15 टाइम्स क्या है, ये है पीई रेशो। ठीक है, पीई रेशो मतलब ए को एक्वायर करने के लिए मेरे को 20 टाइम्स ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है, क्योंकि ए का पीई है 20, बी का है 15, तो मेरे लिए बेटर कौन सा ऑप्शन हुआ, बी, कंसिडरिंग कि बाकी सारी चीजें सेम है, बस पीई में फर्क है। ठीक है, चलो, इसके बाद हमें पता है भाई बैलेंस शीट में क्या क्या देखते हैं, एक देखते हैं रिजर्व्स, एक देखते हैं बोरोइंग्स, सिंपल, और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। रिजर्व्स जितना ज्यादा हो उतना अच्छा, बोरोइंग्स रिजर्व्स के इक्वल या फिर उससे कम हो। ठीक है, तभी हमारा जो डेट टू इक्विटी रेशो है वो लेस देन 1 आएगा। ठीक है, अच्छा, अब ये है ओरिजिनल कॉपी ऑफ पीएनएल स्टेटमेंट। अब जब भी कंपनीज अपने रिजल्ट्स अनाउंस करती है तो वो एक फॉर्मेट में अपने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को शो करती है और वो ऐसा दिखता है। ठीक है, अब ये देख के हमको ज्यादा ओवरवेलमिंग लगेगा नहीं, क्योंकि हमें सारी चीजें पता है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस क्या होता है, अपना टॉप लाइन, दैट इज सेल्स। अदर इनकम हमको पता है, वो सारी इनकम जो बिजनेस के कोर एक्टिविटीज से नहीं हुई है, कोई भी रैंडम इनकम हो गई। ठीक है, डेप्रिसिएशन हमें पता है क्या है, फाइनेंस कॉस्ट वही हो गया अपना जो हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं किस पे, जो हमने लोन लिया है बैंक से। ठीक है, फिर टैक्स माइनस किया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया, अर्निंग पर शेयर ये कैलकुलेट करके देते ही हैं। तो हमने अभी तक जितना भी ये पढ़ा है हमें इनका फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है कि भाई, बस ये आपके एक अंडरस्टैंडिंग के लिए था। हमने तो सिंपल स्क्रीनर पे जाना, यहाँ पे हमको सारी चीजें खुद ही कैलकुलेट करके दे रखी है ना। ठीक है, चलो, इसी चीज के साथ ये वीडियो अब यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कमेंट से पूछना कोई भी डाउट्स होंगे तो, और यार फीडबैक जरूर देना कि भाई मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में क्या चीज इंप्रूव कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।